कोई क्वेरीज हो तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप सभी अपने क्वेरीज को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी क्वेरीज को हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा उसका समाधान और जो भी जिज्ञासाएं आपकी हैं वो बताया जाएगा। दूसरा जो आज एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि बहुत सारी क्वेरीज बाद में आती हैं ई सर्टिफिकेट्स के लिए। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ई सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड टू ओनली रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स। जिन्होंने रजिस्टर किया है खुद को पार्टिसिपेंट्स ने उन्हीं को ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है प्लीज आप लोग ई सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट ना भेजें। Also, I would like to make it clear, feedback form will be attached in the chat box during the webinar. Please open the link and fill the feedback form. No separate feedback link will be sent. Please mark my words. No separate feedback link will be sent. कोई और भी feedback link नहीं भेजा जाएगा। वेबिनार सेशन के दौरान फीडबैक फॉर्म को आपके चैट बॉक्स में अटैच किया जाएगा, मल्टीपल टाइम्स 5 या 6 बार अटैच किया जाएगा। प्लीज सभी लोग वहां से फीडबैक फॉर्म के लिंक को फिलअप करें और जिन्होंने रजिस्टर किया है और जो फीडबैक फॉर्म के लिंक को फिलअप करेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। एक और बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि फीडबैक फॉर्म में एक मैंडेटरी कॉलम है, वो है आपका स्क्रीनशॉट लेने का। तो जब भी आप वेबिनार में प्रेजेंट होते हैं प्लीज अपना एक स्क्रीनशॉट लें और उसको फीडबैक लिंक में अटैच करें। वंस अगेन मैं सारे इंस्ट्रक्शंस को फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि हमारे काफी पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं और अगले 2-3 मिनट में हम लोग अपने सेशन को शुरू करेंगे। मीनवाइल मैं एक बार फिर से सारे इंस्ट्रक्शंस को आपके सामने रिपीट करना चाहती हूँ। आज के सेशन से जो हमारा थीम है डेवलपमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 द मैसेज फॉर सोशल साइंटिस्ट, और जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है प्रोफेसर ब्रजभूषण सर फ्रॉम IIT कानपुर। आज के थीम से रिलेटेड किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेरी, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई प्रश्न या जिज्ञासा होगी तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में उसको लिखें और आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो ई सर्टिफिकेट्स हैं आपके, ई सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड टू ओनली रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स हमारे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है उन्हें ई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। फीडबैक फॉर्म विल बी अटैच्ड इन द चैट बॉक्स ड्यूरिंग द वेबिनार। प्लीज ओपन द लिंक एंड फिल द फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म आपके चैट बॉक्स में वेबिनार सेशन के दौरान कई बार अटैच किया जाएगा। प्लीज आप लोग वहां से अपने फीडबैक फॉर्म को फिलअप करें जिसमें कि एक मैंडेटरी कॉलम है, आपको स्क्रीनशॉट एक लगानी है। तो प्लीज आप लोग सेशन के दौरान अपना स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें। कोई सेपरेट लिंक फीडबैक फॉर्म के लिए इस बार नहीं भेजा जाएगा। सो पार्टिसिपेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। समय को ज्यादा नहीं आगे एक्सटेंड करते हुए मैं आज की जो हमारी कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम की डॉक्टर प्रमिला तिवारी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर प्रमिला मैम प्लीज आप हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करें और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं प्लीज उन्हें हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करें प्लीज। थैंक यू लीना। ऑडिबल हूँ मैं? आवाज आ रही है? श्योर। आवाज, हाँ। नमस्कार। इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े सभी प्रतिभागी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। महिला विद्यालय परिवार से जुड़ करके आप सभी को अच्छा लगेगा ऐसी हमें उम्मीद है। और अब मैं अपनी प्राचार्य निशा गुप्ता मैम को आमंत्रित करती हूँ जो बहुत ही सहृदय जिसे कहें प्रेरणा पुंज है और हमेशा उत्साहित रहती है और हमें भी उतना ही उत्साह भरती रहती है। तुम ऐसा कर सकती हो, उनका इतना कहना ही हमें बहुत आत्मबल देता है। सदैव मुस्कुराती हुई दिखती हैं और उत्साहित, हमेशा हर कठिन परिस्थिति में भी बिल्कुल कूल दिखने वाली। मैं अपनी प्राचार्य महोदय निशा गुप्ता मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमसे जुड़े प्रतिभागियों का स्वागत करें और हमारे लिए आशीर्वचन करें।
दिशा गुप्ता Thank you, मैम। Pramila. Thank you, Pramila. Namaste. On behalf of the students, faculty and the staff of Mahila Vidyalaya Degree College, I welcome all the esteemed guests and participants from various fields and disciplines to today's webinar, Development During COVID-19, Message for Social Scientists. I feel privileged to welcome our guest speaker, Professor Braj Bhushan, a great scholar, head of Department Humanities and Social Sciences, IIT Kanpur. Welcome, sir. I extend my heartfelt gratitude for accepting our invitation and for sparing your valuable time to be with us. Friends, theme of today's webinar is Development During COVID-19, Message for Social Scientists. So, why this theme? From 25th March to 31st May, almost for 68 days, we have been in lockdown, which was imposed to curtail the spread of coronavirus. And now we are in unlock 1 phase. Corona crisis is not yet been over. Coronavirus is still there. Now, we all have to accept that this virus might stay with us long. Undoubtedly, it is the most challenging situation that we all have ever faced, and it is negatively affect our life, physically, mentally, as well as socially. As per our experience, unusual situation force us to take unusual responses. Exactly, this is happening in present situation. In spite of negativity caused due to corona, we have observed positivity in thought process, decision making, action, attitudinal changes, acceptance at individual level as well as societal level. We have learned a lot from this situation. तो मेरे विचार से यही विकास है, यही हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं यही है कि हम कैसी भी परिस्थितियां हो, कितना भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसके साथ अनुकूलन करते हुए और आगे बढ़ते हैं. So with this view, I must compliment Dr. Pramila Tiwari and organizing team for choosing this pertinent theme. I hope this webinar will prove to be very enlightening experience for all of us. So, मैं सबसे पहले तो प्रमिला को बहुत थैंक्स कहूंगी कि हमारे बीच जिस गेस्ट स्पीकर को वो आज लेके आई हैं और हम सब लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक है सर आपको सुनने के लिए. और निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि आज जब हम आपसे बात करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, तो एक नई दिशा मिलेगी, एक नए परिप्रेक्ष्य में हम आज की सिचुएशन को समझ के और एज ए होम एकेडमिशियन और सोशल साइंटिस्ट हमें एक नया रास्ता मिलेगा कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं. तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं प्रमिला को आमंत्रित करूंगी, प्रमिला जी को, कि वो सेमिनार को आगे बढ़ाएं. थैंक यू प्रमिला. धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सदैव हमारा उत्साह वर्धन करती हैं. आज के वेबिनार का टॉपिक है ड्यूरिंग कोविड-19 द मैसेज फॉर सोशल साइंटिस्ट. जैसा कि हम सब लोग पिछले 4-5 महीनों से कोरोना नाम सुन रहे हैं और उसको मार्च में महामारी घोषित कर दिया गया. इस महामारी ने हमें बहुत कुछ दिया का मतलब कि हमारे बहुत सारे जीवन मूल्य बदल गए. बहुत सारे नए शब्दों से हम लोग परिचित हुए, जैसे क्वारंटाइन, सैनिटाइजर और इस तरह के नए शब्द, सोशल डिस्टेंसिंग. तो वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव के देश में इस तरह के शब्द बहुत मायने बदल दिए. हम लोगों के सारा रहन सहन, इवन पूरा ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो गया. और ये व्यवहार का सिर्फ एक पक्ष नहीं था कि सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से हम प्रभावित हुए. ये व्यवहार ने हमारे सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानव शास्त्र, मतलब हर तरह से इस व्यवहार को प्रभावित किया. शुरू में हम सब डरे, कई बार हमने उसको डिनायल भी किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है,
उसके बाद हमने उसको एक्सेप्ट किया और 4 लॉकडाउन झेलने के बाद अब हम लोग अनलॉक 0.01 में है। इस बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा और ये सभी के लिए एक चर्चा का विषय है या अध्ययन का विषय है, चाहे वो समाजशास्त्री हो, अर्थशास्त्री हो, मानव शास्त्र वाले हो, मनोविज्ञान वाले हो, कि ये जो हमको महामारी से जो नए रिस्पॉन्स मिले, क्या हम इसको एक्सेप्ट कर पाए हैं या हमारे जीवन मूल्यों को इसने बदल दिया है, या समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी, चाहे वो अर्थशास्त्री हो, शिक्षा शास्त्री हो, समाज शास्त्री हो, राजनीतिक हो, किसी ने भी उसको उस रूप में लिया जिस रूप में हमें लेना चाहिए था। तो इस मंथन के लिए यहाँ पे प्रोफेसर ब्रजभूषण को हमने आमंत्रित किया है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर ब्रजभूषण प्रोफेसर ब्रजभूषण आईआईटी कानपुर में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। आप इस समय ह्यूमैनिटीज बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगी। बनारस से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद से आप वहां राजघाट संस्थान से जुड़ करके आईआईटी गुवाहाटी से जुड़े और पिछले 15 वर्षों से आप आईआईटी कानपुर से जुड़े हुए हैं। आपकी जो रिसर्च एरिया है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स, आपने ट्रॉमा, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। पार्किंसंस डिजीज में आपके बहुत सारे काम हैं। आपके 40 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और 10 अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपकी ऑटोबायोग्राफी छप चुकी है। आप आईआईटी कानपुर में भी रहते हुए बहुत सारे प्रतिष्ठित एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर काम कर चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। आप छात्रों के बीच भी उतने ही लोकप्रिय हैं। आपकी अगर उपलब्धियां गिनाना शुरू करी, बहुत सारी फेलोशिप अवार्ड आपको मिल चुके हैं। 2002 में आपको इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस से आपको मिला था यंग साइंटिस्ट अवार्ड, 2005 में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो सेमिनार का आधा टाइम उसी में चला जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ। मैं एक उल्लेख करना चाहूंगी, आपकी पुस्तकों में एक पुस्तक जो स्टैटिस्टिक्स फॉर सोशल साइंसेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कोर्स में रिकमेंडेड है और मैं अपनी छात्राओं को जरूर बताती हूँ। और दूसरा भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कम्युनिकेशन का पेपर शुरू किया था, तो आपकी जो कम्युनिकेशन की किताब है उसे भी मैं रिकमेंड करती हूँ और वो बहुत उपयोगी है। आप बहुत सारी विभिन्न यूनिवर्सिटियों से, कानपुर, अलीगढ़, दिल्ली, कई सारी यूनिवर्सिटियों के बोर्ड्स में है, सिलेबस कमेटी में है, अपॉइंटमेंट कमेटी में है, बहुत सारी कमिटीज में है। और जहां तक मुझे याद है आपको बीएचयू में बेस्ट अनाउंसर अवार्ड भी मिला था। और आप बनारस में युवा वाणी आकाशवाणी से भी जुड़े हुए थे। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर ब्रजभूषण का हमारे इस महाविद्यालय परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा लाभ ज्ञान बढ़ाएं, ज्ञान करें ताकि हम उससे लाभान्वित हो पाए। प्रोफेसर ब्रजभूषण। प्रोफेसर ब्रजभूषण, क्या आप हमसे जुड़े हुए हैं? लीना? यस यस सर, हमसे जुड़े हुए हैं सर को भी मैंने अनम्यूट किया है। प्रोफेसर ब्रजभूषण सर। यस सर। जो स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ फिर मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर प्रमिला मैम, मीनवाइल आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें क्योंकि आपकी कुछ टेक्निकल इश्यूज है, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी अफेक्टेड हो रही है। प्लीज आप सेल्फ म्यूट कर लें। ओके। मुझे लगता है कि आपके टेक्निकल टीम को मुझे शेयर करने का परमिशन देना होगा क्योंकि स्क्रीन पे लिख कर आ रहा है।
सर मैं जस्ट विद इन 1 मिनट में क्रॉस चेक करती हूँ। सर प्लीज अब आप कोशिश करें। थैंक यू, मैं शेयर कर सकता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सुप्रभात। हम लोग दोपहर के बहुत करीब हैं और विशेष तौर से डॉक्टर प्रमिला तिवारी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों से बातें कर सकूं। उनके दो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे मेरे लिए। एक ये कि मुझे हिंदी में बोलना है और दूसरा ये कि इसमें साइकोलॉजी के अलावा दूसरे सोशल साइंसेज डोमेन के लोग भी होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कुछ ऐसे पहलुओं को छूता चलूं जिससे मनोविज्ञान के इतर जो बाकी विधाएं हैं उनके लोगों को भी ये लगे कि इसमें कुछ चीज़ें थी जो उनके शायद कुछ काम की हों। प्रिंसिपल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों से जुड़कर उतना ही खुश हूँ जितना शायद आप लोग भी खुश महसूस कर रही होंगी। सच बताऊं तो आजकल बहुत सारे वेबिनार चल रहे हैं और आमतौर पर मैं वेबिनारों के बहुत पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि डॉक्टर प्रमिला तिवारी ने मुझसे ये कहा कि आपको ये करना है और मैं उनको ना नहीं कह सकता हूँ, है ना। हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते रहे हैं, करीब 20 साल हो गए होंगे और मैं उनको ना नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं निश्चित तौर पर जुड़ूंगा आप लोगों से। और मुझे भी ये अच्छा लगा कि कम से कम मैं साइकोलॉजी का एक छोटा सा दायरा से बाहर निकल कर एक बार क्रॉस सोशल साइंसेस क्या कि जो पूरी 70 दिनों के अंदर जो जो बदलाव हम लोगों ने देखा, वो कौन सी चीजें हो सकती हैं जो हम समाज वैज्ञानिक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा बदलाव हम लोगों की जिंदगी में आया वो तो ये कि प्रमिला जैसा बता रही थी कि बहुत सारे नए शब्दों से हम वाकिफ हुए। क्वारंटाइन मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना था। आइसोलेशन तो खैर बहुत सारे लोग जानते होंगे, आइसोलेशन वार्ड होता है हॉस्पिटलों में। जो लोग मेडिकल साइंसेज से जुड़े हुए रिसर्च करते हैं, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, नर्सिंग में, उनको तो ये फेमिलियर वर्ड लगा होगा। लेकिन और बहुत सारी विधाएं हैं आमतौर पर जिनके लोगों को ये शायद बहुत क्लियर नहीं हो कि आइसोलेशन भी हो सकता है इंसानों के लिए ज़रूरी। हम लोगों ने एपिडेमिक वर्ड सुना था, पेंडेमिक वर्ड शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना हो। और पेंडेमिक जिन लोगों ने सुना था उसमें भी एंडेमिक वर्ड शायद और भी कम लोगों ने सुना हो। तो ऐसे बहुत सारे नए नए मतलब शब्द आते गए हमारी शब्दावली में। और मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको ये समराइज करने की कोशिश करूं कि संक्षेप में कि वो कौन से बदलाव आते गए और ऐसी कौन सी हमारे ऊपर ऐसा दबाव था कि हमें मनोवैज्ञानिक रूप से या तो उन चीज़ों को स्वीकार कर लेना है या मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को ढालना है उन चीज़ों के हिसाब से। हम लोग 70 दिनों के आसपास तक क्वारंटाइन में रहे और उस क्वारंटाइन में जो हमारे लिए सबसे एकमात्र कह लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन का स्रोत था वो अखबार और टेलीविज़न थे। तो क्या टेलीविज़न और अखबारों में जो खबरें आई उनकी वजह से भी हमारे इस आइसोलेशन में जो हमारा बिहेवियर था उस पर कोई फर्क पड़ा। और एक बार मैं चाहूँगा कि हम सारे सोशल साइंटिस्ट ये देखें कि मेडिकल साइंसेस में और इंजीनियरिंग साइंसेस में कोविड-19 जब से आउटब्रेक हुआ 24 मार्च को, जब से लॉकडाउन घोषित किया गया, तो मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग साइंसेज के ब्रांचेस ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया और सोशल साइंसेज के जो हम लोग हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड किए और क्या हम सभी विधाओं के लोगों ने एक ही जैसा रिस्पॉन्स दिया? इसका उत्तर ना है और ये कुछ चुभने वाली सच्चाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल साइंटिस्ट लोगों ने वो नहीं किया जो उनसे उम्मीद की जा सकती थी।
और उसके बाद अभी के समय में ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम क्या देखें, हम अभी क्या देख रहे हैं, आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और फिर उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आगे क्या कर सकते हैं, सोशल साइंसेज वाले लोग, इसके बारे में मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम सब लोगों ने आइसोलेशन शब्द सुना, स्वीकार भी कर लिया, प्रधानमंत्री का आदेश था और मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने भी ऐसी बातें कही, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लोगों ने भी ये बातें कही। पर जो एक चीज हम लोगों को देखने को मिली, अखबारों के माध्यम से हम सब लोग उससे वाकिफ हुए, कि एक बहुत खास तबका था, खास इस सेंस में कि उनको क्वारंटीन में जाने की आवश्यकता थी, पर वो क्वारंटीन में नहीं जाना चाहते थे, है ना। उसमें आप कई चीजें देख सकते हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में जिन लोगों को रखे गए, उसमें कई बार अखबारों में खबर आई कि कहीं से कोई निकलकर भाग गया, कहीं ये खबर आई कि क्वारंटीन से जो लोग भागे उनको जबरदस्ती पुलिस ने फिर वापस लिया। तीसरी चीज जो हम लोगों को पता चली वो ये कि क्वारंटीन में कई लोग, जो परिवार जिनको जाना था वो नहीं जाना चाहते थे, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी हुई, क्वारंटीन सेंटर्स में बहुत सारे उपद्रव हुए, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो एक चीज जो खासतौर से हम लोगों के समझ में आती है, मुझे लगता है कि कोई पार्टिसिपेंट है जो स्क्रीन पर इस तरह के ड्राइंग्स कर रहा है, तो बेहतर होगा ये नहीं करें ना, ये डिस्ट्रैक्शन है और ये हम लोगों को शोभा नहीं देता कि प्रेजेंटेशन में हम स्क्रीन पे ड्राइंग करें, स्केचिंग करें। ये मेरे एंड से नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टिसिपेंट कर रहा होगा, जो आपकी आईटी टीम होगी शायद वो लोकेट कर सकती है कि किसने किया। तो ये चीज जो क्वारंटीन सेंटर में हम लोगों को देखने को मिली, ये एक पक्ष है। पर सोशियोलॉजिस्ट के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, सोशल वर्क के लोगों के लिए, मेंटल हेल्थ के एरिया में काम करने वाले लोगों के लिए ये एक विशेष चीज है समझने की, कि क्वारंटीन में जो लोग लंबे समय रहे, 14 दिन तो ज्यादातर लोगों को रहना ही था, सबको रहना था रादर, कुछ लोगों को उसके बाद भी लंबे समय तक रहना पड़ा एक आइसोलेशन में। तो आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए हमारा जो दिमाग है वो नहीं बना है। हमारा व्यवहार, हम लोग उस मनोविज्ञान में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम सोशल क्रिएचर हैं, हम ग्रेगरियस कैरेक्टर हैं, मतलब कि लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, एक दूसरे की तारीफ करना, अपनी तारीफ ज्यादा सुनना, दूसरे की बुराई ज्यादा करना, ये सामान्य लक्षण है आदमियों के। जब आप आइसोलेशन में होंगे तो आपके पास इसमें से कोई भी विकल्प नहीं बचा होगा। तो यह एक सबसे बड़ी एक चुनौती है कि जब आइसोलेशन में, क्वारंटीन में रहने की बाध्यता हो, लॉकडाउन में रहने की बाध्यता हो, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा इसका। और आप अगर मनोविज्ञान के जो रिसर्च पेपर्स इस बीच में कुछ कुछ आए हैं, उनको अगर आप देखें तो कुछ चीजें बहुत खास तौर से उभर कर आती हैं कि लोगों में भय का वातावरण पैदा हुआ, अननेसेसरी लोग भयभीत हो गए, कई चीजों से भयभीत हुए, कई लोगों में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत एंशियस हो गए, तनाव भी बढ़ा लोगों में, कई लोग डिस्प्रोपोर्शनेटली गुस्सा होने लगे, मतलब छोटी बातों पर जिस पर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है उस पर भी वो बहुत गुस्सा होने लगे। वे चीज जिस पर गुस्सा नहीं आमतौर पर वो होते थे उस पर भी उन्हें गुस्सा आने लगा। एक हेल्पलेसनेस बढ़ने लगी, यह महसूस करना कि पता नहीं क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई, हम कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी सहायता को नहीं आएगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। इस तरह की भी एक, इस तरह का एक माहौल बना और हमारे जो व्यवहार थे इसमें ये सारी चीजें देखने को मिली। अब फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये तीनों चीज और एंगर, इन चारों चीजों पर मनोवैज्ञानिक लोगों ने काफी ज्यादा शोध किया हुआ है, पहले से बहुत कुछ किया हुआ है। क्वारंटीन और आइसोलेशन और लॉकडाउन में क्या असर पड़ा, इस पर भी कुछ कुछ शोध अभी आ गए हैं।
वेस्टर्न रिसर्च जर्नल्स में एक अच्छी चीज़ है कि उनके यहाँ एक सिस्टम होता है, वो कहते हैं उसको रैपिड रिसर्च और रैपिड रिव्यू। और उसका एक बेहतरीन पक्ष ये है कि जो चीज़ खास तौर से बहुत जल्दी में लोगों को जानने की ज़रूरत है, उसको वो रैपिड रिव्यू में डालते हैं और 15-20 दिनों के अंदर उसको वो पब्लिश करते हैं और लिखते भी हैं कि ये रैपिड रिव्यू प्रोसेस के थ्रू पब्लिश की हुई जानकारी है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अलावा जो लोग नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग सोशियोलॉजी के क्षेत्र में हैं, सोशल वर्क के क्षेत्र में हैं, ये हम सब लोगों के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की विधा पर जो लोग काम करते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से पुलिस वालों के साथ लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ, हॉस्पिटैलिटी केयर सिस्टम में क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम सोशल साइंस के लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैं खास तौर से दो शोध पत्रों का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जिसमें आइसोलेशन और क्वारंटीन के संबंध में ये दोनों शोध प्रकाशित हुए। लैंसेट एक पत्रिका है, ये प्रॉपर जर्नल नहीं है, लेकिन इसका जो रेपुटेशन है वो किसी एकेडमिक जर्नल से भी कम नहीं है। लैंसेट ने शुरू में ही अप्रैल के महीने में इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एक्सट्रीम लॉकडाउन, और दुनिया के ज़्यादातर देशों में उस समय लॉकडाउन चल रहा था, ये जो एक्सट्रीम लॉकडाउन है इसमें 3 खास सिम्टम लोगों में देखने को मिल रहे हैं। पहला कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम बढ़ रहा है। पोस्ट ट्रॉमेटिक बोलते हैं कि कोई भी घटना जो आपके लिए बहुत बड़ा सदमा हो, आपको लगे कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ आपकी जिंदगी में, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में ट्रॉमा कहते हैं। तो किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट, किसी भी सदमा वाली घटना के बाद उसके 30 दिन बाद भी अगर कुछ खास तरह के व्यवहार आप में नजर आते हैं, मसलन आपके दिलो दिमाग में वही चीज बार बार चलती है, या आप कोई और चीज कर रहे हैं और अचानक से वो बात जो आपको परेशान करने वाली है, ट्रॉमेटिक है, वो आपके दिमाग में फिर से कौंध जाए, या आप सपने में भी आप इसी तरह की चीजें देखते हो, आपका हाइपर अराउजल हो, आप बहुत ज्यादा टेंशन हो जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स हैं हमारे। कंफ्यूजन बढ़ता है, ऐसा लैंसेट पत्रिका ने पाया कि लोग कंफ्यूज्ड है कि ये करें या वो करें, इसकी माने या उसकी माने, क्या करें, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, कंफ्यूजन है। और एक मनोविज्ञान में एक थियरी है, उसको डोलार्ड की एक थियरी बोलते हैं, जिसने कहा कि जब आप बहुत कंफ्यूजन हो जाए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, तो आप में गुस्सा बहुत आता है। और गुस्सा इसलिए नहीं आता कि वाकई वो आपको गुस्सा दिलाता है, दरअसल गुस्सा आपको अपने आप पर आता है क्योंकि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और चीज़ों पर कंट्रोल बनाने की कोशिश में आप और गुस्सा होते हैं, और आपका गुस्सा जब आप बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं उसको, आपको गुस्सा में देख दूसरे लोग भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस वजह से एक पूरा का पूरा माहौल इस तरह का बनता है, परिवार में हो, ऑफिस में हो, या आपके आस पड़ोस में हो। ये 3 चीजें लैंसेट पत्रिका ने पाई। अभी हाल फिलहाल में फ्रंटियर्स इन साइकियाट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश हुआ, और इस रिसर्च ने ये कहा कि जो पेशेंट्स हैं, जो उनके केयर गिवर्स हैं, उनके साथ तो खैर समस्या है ही। इन लोगों ने यह भी स्टडी की, ये भी अध्ययन किया कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा में लगे हैं, उनके व्यवहार में और उनको हेल्थ रिलेटेड क्या कोई इश्यूज आ रहे हैं। और आप पाएंगे कि बहुत ही सिग्निफिकेंट एक चीज निकल करके आई सामने, और वो ये कि ये चाइना की स्टडी है, मैं आपको ये बता दूं। चाइनीज हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये स्टडी हुई, और पाया गया कि कम से कम 1/3 जो मेडिकल स्टाफ है चाइना का, वो इंसोम्निया से ग्रसित है, मतलब उसको नींद नहीं आ रही है। और नींद ना आना भी एक समझा जा सकता है कि क्वारंटीन के समय में जब आप तनाव में हो तो नींद बाधित हो जाएगा। लेकिन नींद के न आने की वजह से कुछ और चीजें हैं जो बढ़ती हैं, जैसे डिप्रेशन बढ़ता है, जैसे एंजाइटी बढ़ती है, और जैसे स्ट्रेस से संबंधित जो हमारा ट्रॉमा है, जो तनाव है, वह भी बढ़ता है।
तो ये खास चीजें थी जो 2 शोध पत्रों से मैंने लिया, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं शोध पत्रों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इस वजह से भी क्योंकि बहुत सारे शोध अभी उपलब्ध भी नहीं है। अब आइए कुछ मनोवैज्ञानिक लोगों के पसंद की जो चीजें हैं, वो सिम्टम्स, कम से कम 1-2 तो इसमें सब लोग जानते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करें। मसलन भय हम सब जानते हैं, भय हम सब लोगों ने अनुभव किया है। तो हम जानते हैं कि फियर या भयभीत ये क्या है, या एंजाइटी हम सब लोग महसूस करते हैं। तो एंजाइटी और फियर तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्वारंटीन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, अनसर्टेनिटी जो इधर बनी थी 70 दिनों तक, और अभी भी जिंदगी जो है वो पटरी पर नहीं लौटी है, तो इसकी वजह से फियर और एंजाइटी दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया लोगों में। और किन लोगों पर किस तरह के का असर पड़ा इसकी वजह से, यह एक वाकई अध्ययन का विषय है, और ये लंबे समय तक अध्ययन का विषय रहेगा। साइकोलॉजी वाले एक और भय के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे फोबिया कहते हैं, है ना। फोबिया हालांकि साइकोलॉजी वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे कॉमन बातचीत में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। ये एक इर्रेशनल फियर है, मतलब जिस वो भय जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो भय होता है, वो फोबिया है। फोबिया के अलावा एक और खास बीमारी होती है जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस वो स्थिति है जहां मानसिक रूप से आप कुछ फिजिकल सिम्टम की तलाश करते हैं अपने अंदर, है ना। जैसे आप बार बार अपना नब्ज छुएंगे, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, आपको लगेगा मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको लगेगा मेरे हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की चीजें आपको महसूस होती हैं। तो आपका मानसिक रूप से आप जो इंगेज रहेंगे वो है अपने ही शरीर में सिम्टम्स की तलाश करने में, क्योंकि आप किसी खास बीमारी की खोज में लगे हुए हैं। वो बीमारी जो आपको है नहीं, लेकिन मानसिक रूप से आप अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मुझे इस तरह की परेशानी। ये तो फोबिया और हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, जो क्लिनिकल लिटरेचर में आपको बहुत आसानी से ये शब्द मिलेंगे, हर क्लिनिकल साइकोलॉजी की बुक में मिलेगा। पर मैं 2 नए शब्दों का, जो शायद बहुत सारे लोग फेमिलियर ना हो, क्लिनिकल ब्रांच से जो एसोसिएटेड नहीं है, एक है जिसे बोलते हैं सोमैटिक एम्प्लीफिकेशन। सोमा का मतलब शरीर होता है, और एम्पलीफाई तो आप जानते ही हैं, है ना। जैसे आपने स्पीकर में लगाया और एम्पलीफायर में लगाया और लाउड स्पीकर पे लगाकर तेज आवाज आने लगी, तो ये साउंड का हम एम्पलीफिकेशन करते हैं। तो सोमैटिक एम्पलीफिकेशन में क्या होगा कि हमारा शरीर जो भी परसीव कर रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, हम उसको बढ़ा चढ़ा कर महसूस करते हैं। और जो हम महसूस कर रहे हैं, जब उसके बारे में जब हम सोचते हैं, जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है, जब हम उसको मानसिक रूप से प्रोसेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो उसको भी बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। याद रखिए, सोमैटिक एम्पलीफिकेशन को थोड़ी देर बाद जब हम लोग इंफॉर्मेशन फ्लो के बारे में चर्चा करेंगे, तब फिर इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सोमैटिक एम्पलीफिकेशन में क्या होगा, हमें जो भी स्टिमुलस मिल रहे हैं, जो भी उद्दीपन मिल रहा है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनको हमारा शरीर बढ़ा चढ़ा कर अब महसूस कर रहा है, और हमारा दिलो दिमाग भी उसको बढ़ा चढ़ा कर सोच रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो व्यवहार होगा वो बढ़ा चढ़ा कर सामने आने वाला व्यवहार होगा, नॉर्मल व्यवहार नहीं होगा। और इसका जो डिस्क्रेडिट है वो इस लंबे लॉकडाउन पीरियड में हमारा जो एक कन्फाइनमेंट है उसको जाता है। एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसे नोसोफोबिया कहते हैं। ये फोबिया का एक प्रकार है, आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं होती। यह भी एक इरेशनल फियर है। फियर भी, फोबिया जो है वो भी एक इरेशनल फियर है, नोसोफोबिया भी एक इरेशनल फियर है, आधारहीन भय है ये। लेकिन नोसोफोबिया में क्या होता है कि किसी खास बीमारी के बारे में वो भय होता है, और वह जो व्यक्ति है जिसको नोसोफोबिया है, वो कन्विंस्ड होता है कि मुझे तो ये बीमारी है ही, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये बीमारी है ही। इसी को नोसोफोबिया कहते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये लगेगा शायद कि नोसोफोबिया को के लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है, उसको साइबर कॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये हाइपरकॉन्ड्रिया से बना है साइबर कॉन्ड्रिया,
क्योंकि हम लोग इंटरनेट पर खोजते रहते हैं, और इंटरनेट पर अगर आप पढ़िए तो इतनी सारी उसमें जानकारी दी रहेगी किसी भी खास बीमारी के लिए, तो आपको लगेगा इसमें से आधा से ज्यादा सिम्टम तो मुझे ही है। तो ये बहुत कन्विंस हम हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, इसमें से आधा से ज्यादा सिम्टम तो हमें ही है, तो ज्यादातर बीमारी तो हमें ही है, हम ही रोगग्रसित हैं। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नोसोफोबिया को मेडिकल स्टूडेंट्स डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि जब शुरू के दिनों में एमबीबीएस के समय में जब ये लोग बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो यूजुअली एमबीबीएस के शुरुआती दिनों में ज्यादातर डॉक्टर्स बताते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, जबकि हकीकत में उन्हें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ये है नोसोफोबिया। तो कोरोना के इस समय में, इस पूरे पैंडेमिक पीरियड में, फियर, एंजाइटी, फोबिया और हाइपोकॉन्ड्रियसिस, ये जो 4 पेट टॉपिक्स हैं जिससे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाकिफ हैं, इसके अलावा जरूरत है कि हम सोमैटिक एम्प्लीफिकेशन और नोसोफोबिया पर भी अध्ययन करें। और आप याद रखिए कि साइकियाट्री के लोग इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रिसर्च व्यवहार से जुड़ा हुआ बहुत ही कम होता है। कनेक्ट करते हैं पर बहुत ज्यादा वो कनेक्ट नहीं करते। इसके अलावा जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, मूड स्विंग करता है, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी रोने लगते हैं, जिनको सिजोफ्रेनिया है, जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन है, और जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इन 4 तरह के लोगों को ये वनरेबल है कि इनको नोसोफोबिया का भी असर हो सकता है इनके ऊपर। अब हम एक दूसरे पक्ष की तरफ आए कि इस पूरे के पूरे पेंडेमिक में जो तमाम डेवलपमेंट्स हुए सोसाइटी में, हमारे पास जानकारी के 2 ही सोर्स थे। या तो हम टीवी पर ये न्यूज़ देखें या हम अखबारों के माध्यम से जानें। अगर आपने उस समय बहुत गौर से टीवी चैनल्स देखा है तो वायरस के डरावनी तस्वीरें, इसके अलावा कहाँ कितने केसेस हो गए, तबलीगी मरकज में क्या हुआ, किस क्वारंटीन सेंटर में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है टेलीविजन के माध्यम से, खास तौर से, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि टीवी का कंटेंट क्या होना चाहिए, ये चैनल्स डिसाइड करते हैं। और हमारे पास क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, तो जो भी इनफ्लो होगा, जिस भी तरीके से जो भी चैनल हमको पड़ोस रहा होगा, हम उसे उसी रूप में लेंगे। अखबारों ने भी क्या किया, अखबार में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम जो न्यूज़ चाहें पढ़े, जो न्यूज़ ना चाहें ना पढ़ें। लेकिन अखबारों में क्या होता है कि अखबार में वो कुछ चीजों को ज्यादा फोकस किया उन लोगों ने। जैसे तबलीगी मरकज काफी लंबे समय तक समाचार में था, डॉक्टर्स पर, पुलिस वालों पर पथराव हुए ज्यादा समय न्यूज में था। जो पॉजिटिव न्यूज थे ये अंदर के 11वें नंबर पेज पे, 13वें नंबर पेज पर आते थे। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा, कुछ अखबारों में ये खबर आई, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक कुली जो 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में मुफ्त में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। सोशल साइंटिस्ट, मुझे लगता है इनकी ये जिम्मेदारी है यह भी बताना कि किस तरह से आप पॉजिटिव न्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, कौन सा न्यूज़ पहले पेज पे आना चाहिए, तीसरे पेज पे आना चाहिए, और कौन सा न्यूज़ 11वें और 17वें पेज पे जाना चाहिए। इसमें प्रायोरिटी पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्टिंग की होनी चाहिए, जो नहीं थी। और अगर हम लगातार निगेटिव न्यूज़ सुनते जाएंगे तो हमारे पास पूरी संभावना है कि जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। और याद रखिए कि अखबारों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मुहिम चलाया। इनफैक्ट मैं आज के अखबार में भी वो चीज मैंने देखी। रोज पूरे लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि अखबार बहुत लोगों ने लेना बंद कर दिया था, मुझे अनऑफिशियल रिपोर्ट ये बताता है कि 25% लगभग अखबारों की बिक्री कम हो गई। तो अखबारों ने क्या किया कि वो रोज एक बॉक्स आइटम निकालते थे जिसमें किसी डॉक्टर का स्टेटमेंट होता था कि अखबार कितना सुरक्षित है आपके लिए।
जिसकी वजह से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। और उन्होंने कहीं नहीं बताया कि ये मैं अपनी बिजनेस को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो वो लोग जो मास मीडिया में काम करते हैं, सोशियोलॉजी के वो लोग जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, पब्लिक डिस्कोर्स, इन चीज़ों में जो लोग काम करते हैं, वो इन मुद्दों पर लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। 2-3 और चीज़ें हैं। अगर आप पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखिए कि इस कोरोना काल में क्या हुआ, तो कोरोना कैसे फैला, वायरस का क्या रूप है, इसके बारे में जानकारियां शुरू के दिनों में आई। बाद के दिनों में ये जानकारियां कम हो गई। मसलन जो कोरोना का वायरस है, अखबारों से आपको ये पता चला होगा कि उसके 3 जेनेटिक स्वरूप हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में एक अलग तरह का जेनेटिक कंपोजिशन है, बाकी हिंदुस्तान में एक अलग तरह का जेनेटिक कंपोजिशन देखने को मिला। कलकत्ता वाले एरिया में एक अलग तरह का जेनेटिक कंपोजिशन देखने को मिला। ये एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है कोरोना के का जो स्प्रेड है उसको लेकर के, लेकिन इस पर हमारा फोकस नहीं था। हमारा फोकस बहुत जल्दी शिफ्ट कर गया, जहां हम तबलीगी मरकज पर लंबे समय तक, 1 हफ्ते से ज्यादा का फोकस उस पर रहा अखबारों का, और पथराव हो रहे हैं पुलिस वालों पर और डॉक्टरों पर, इस पर फोकस रहा। और आप जब लॉकडाउन 4 वाले स्टेज में जब आप देखते हैं, तो सडनली हमारा फोकस पूरा का पूरा बदल गया। हम इकोनॉमी और सेल्फ सब्सिस्टेंस, इसके ऊपर हमारा फोकस हो गया। और इस पूरे फोकस में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो अगर आप देखिए, मेंटल हेल्थ, हमारा व्यवहार, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इनका क्या महत्व है, पब्लिक डिस्कोर्स में ये चीज कहीं नहीं आई। टेलीविजन के डिबेट में हो, न्यूज़पेपर के रिपोर्टिंग में हो, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में हो, स्पेशल कवरेज में हो, कहीं ये चीज नहीं आई। और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स के लोग, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मास मीडिया के लोग, नर्सिंग के लोग, होम साइंसेस के लोग, ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं जहाँ के लोगों का, जिन लोगों के पास एक अच्छा खासा नॉलेज का रिपोजिटरी है, उनके पास जानकारी है, रिसर्च उपलब्ध है, और इन सारी चीजों को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नहीं किया गया। अदर देन इकोनॉमिक्स और विधाएं जो हैं सोशल साइंसेस की, उनको ये मौका नहीं मिला। अब एक नजर हम देखते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लोगों ने क्या किया। आईसीएमआर का हम लोगों ने रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग सुनते थे हम लोग, जब ये हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उसमें एम्स के आईसीएमआर के एक सीनियर साइंटिस्ट आते थे वहां पर उस प्रेस ब्रीफिंग में। लगभग 3 हफ्ते तक तो रोज ही आए लगभग। रिसर्च के मामले में आईसीएमआर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने इसको बखूबी निभाया, उन्होंने डेटा उपलब्ध कराए। लेकिन जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था कि क्या किया जाए, है ना, शॉर्ट पीरियड में तत्काल फायदे के लिए, चीजों को समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, जनहित में क्या आवश्यकता है, आईसीएमआर ने इन्वायरमेंटल एंड सोशल कमिटमेंट प्लान, इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ केयर प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट करके शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप 6 महीने, 9 महीने, साल भर के अंदर अंदर जिसका आउटपुट आप दे सकते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप जमा कीजिए और प्रायोरिटी बेसिस पर इनको सैंक्शन किया जाएगा। आप ये रिसर्च कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये मेडिकल रिसर्च था। आप जानते हैं हमारे यहाँ डीएसटी है, डीबीटी है, और एक सर्व है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इम्प्रिंट के तहत, इम्प्रिंट 2 में उन्होंने एक कंसोर्टियम मोड में शुरू किया, और उन्होंने 20 थीम आइडेंटिफाई किए कोरोना से रिलेटेड। और उन्होंने कहा कि इन चीजों पर अगर रिसर्च प्रपोजल इंजीनियर, साइंटिस्ट अगर देते हैं, तो उनको सर्व की तरफ से इमीडिएट ग्रांट मिलेगा ताकि वो इस पर काम कर सके। अब आप देखिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लोगों ने उस क्षेत्रों के साइंटिस्ट को, रिसर्चर को, एकेडमिक्स को इमीडिएट ग्रांट उपलब्ध कराया कि आप इस ग्रांट की सहायता से आप
रिसर्च करें और तत्काल इन चीज़ों को आप पब्लिक डोमेन में लाएं। इसके अलावा एम्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इस पूरे प्रोसेस में, अभी तक इन्वॉल्व है, उन्होंने एक नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर शुरू किया। और इस टेली कंसल्टेशन सेंटर का उद्देश्य था कि दुनिया से नहीं, देश के, भारत में भी जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स की सेवा में लगे हैं, उनको ट्रेन किया जा सके, जानकारी दी जा सके कि कैसे कोरोना के मरीजों को उनको हैंडल करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज़ की कि उन्होंने निमहांस को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो बैंगलोर में है, उसको उन्होंने नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दिया कि तमाम मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए निमहांस जो होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम श्योर हैं आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, निमहांस ने एक मोटी सी एक पुस्तिका निकाली है और उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस उसमें दिए हुए हैं कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कोरोना के संदर्भ में। ये तो रिस्पांस था मेडिकल और इंजीनियरिंग साइंसेस की तरफ से। अब चलिए कि सोशल साइंसेस वालों ने क्या रिस्पांस दिया। जैसे साइंस और इंजीनियरिंग में ICMR है, DST है, DBT है, सर्ब है। हमारे सोशल साइंसेस के लिए हमारे पास केवल एक संस्था है, ICSSR है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेस रिसर्च। अब इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेस रिसर्च में एक इम्प्रेस करके एक उनकी एक पॉलिसी है जिसको वो इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी सर्व ने और इम्प्रिंट का जो कॉल आया, ये दोनों कॉल अप्रैल के महीने में ही आ गए थे। याद कीजिए कि 24 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और मेरे ख्याल से मार्च के अंत तक, अगर मुझे सही से याद आ रहा है, तो सर्व ने डिक्लेयर कर दिया अपना प्रपोजल सबमिशन का पोर्टल, और ICMR ने भी कर दिया। लेकिन आधे अप्रैल गुजर जाने के बाद ICSSR की तरफ से ये आया कि आप प्रपोजल जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये कॉल देखा होगा, उसमें ICSSR ने ये कहा कि आप 6 महीने से 9 महीने, साल भर के अंदर होने वाले रिसर्च को ही आप इसमें सबमिट करें। अब मान लीजिए हम लोगों ने जैसे लैंसेट पत्रिका का एक रेफरेंस हम लोगों ने शुरू में लिया था कि लैंसेट ने ये कहा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स बढ़ा लोगों के अंदर इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम जो है, अगर हम क्लिनिकल लिटरेचर देखें तो स्ट्रेस के 30 दिनों के बाद तो इसकी शुरुआत होती है क्लिनिकली, और 60 दिनों के बाद मानते हैं कि ये एक क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया। तो 60 दिन इधर और 30 दिन उधर, तो 90 दिन, 3 महीने तो यूं ही निकल गए। तो अगर कोई इस बिंदु पर, इस परिप्रेक्ष्य पर रिसर्च करना चाहेगा, जो लैंसेट ने रिपोर्ट किया हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, आप 6 महीने का प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसको, जिसमें 3 महीने के बाद तो इसके सिम्टम्स की स्टडी की जा सकती है, तो वस्तुतः आप उसको 3 ही महीने का वक्त दे रहे हैं। उस 3 महीने में आखिरी 1 महीने में आप कहेंगे रिपोर्ट सबमिट करिए, अकाउंट सेटल कीजिए। मेरी ये धारणा है, मेरा ये मत है कि यह जो अप्रोच था, यह सही अप्रोच नहीं है, ये लिमिटिंग अप्रोच है। ये हमें वह मौका ही नहीं देता है कि हम चीजों को टोटलिटी में हम स्टडी कर सकें। दूसरा एक और पक्ष है इसका। आप, मुझे पता नहीं है कि आप में कितने लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे। हमारे सोशल साइंसेस की एक समस्या है कि हमारे जो रिसर्च होते हैं ये ट्रांसलेशनल रिसर्च नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के एरिया से आता हूँ, इसलिए उसके एग्जांपल्स मेरे मन में सहज आ जा रहे हैं। रिजिलियंस, कोपिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन 3 वेरिएबल्स को, इन 3 कीवर्ड्स को डालकर आप किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर लीजिए, आपको हजारों पेपर मिलेंगे। हमारे हिंदुस्तान से जितने पेपर पब्लिश होते हैं तमाम जर्नल्स में, 60% से ज्यादा पेपर्स में ये 3 वेरिएबल्स आप जरूर पाएंगे। इन इतने ज्यादा रिसर्च होने के बाद और इतने लंबे समय तक इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल होने के बावजूद हम इस
पूरे लॉकडाउन पीरियड में यह बताने में असफल रहे कि हमें अगर अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बरकरार रखना है तो हमें क्या करना होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, कोरोना वार्ड में मेरी पोस्टिंग है, मैं बहुत तनाव में हूँ, 60 दिन से मैं घर नहीं गया हूँ। मुझे खुद ये भय है कि मुझे न कहीं कोरोना हो जाए, मेरी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे मेंटेन रखेंगे, ऐसे लोग कोप कैसे करेंगे, ऐसे लोग कैसे अपने रिजिलियंस का फायदा उठा सकते हैं। ये है एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेशनल रिसर्च। रिसर्च तो है, हमने डेटा भी लिया, हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी लगा दिया, हमने कुछ उसको बता भी दिया फाइंडिंग अपनी, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता है एक्शन में। आप अगर देखें, चीन ने दिसंबर के अंत में, उसको जनवरी कह लीजिए, उस समय से उनके यहाँ कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ और फरवरी के महीने में चाइना से एक पेपर पब्लिश हुआ चाइनीज डेटा के आधार पर, जिसमें उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए। तो अगर अपने यहाँ कोरोना का पीक के समय में अगर चाइनीज रिसर्चर ऐसा कर सकते थे, तो हमें लगता है कि हमारे पास उनसे कम डेटा तो नहीं है इन वेरिएबल्स को लेकर के। अभी भी वक्त है, हम लोग नहीं किए उस समय, ठीक है, अभी भी वक्त है। अगर आप रेजिलियंस के पेपर्स को लेकर के, होपिंग के पेपर्स को लेकर के, रेजिलियंस के पेपर्स को लेकर के, जो एम्पेरिकल डेटा है उसके आधार पर, अगर आप, मैं थियोरेटिकल रिव्यू के पक्ष में नहीं हूँ, हरगिज नहीं हूँ, आप चाहें उसकी मेटा एनालिसिस करें, आप चाहें आप उसके आधार पर एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करें, आप बताएं कि अगर आप डॉक्टर हैं, कोविड वार्ड में हैं, तो आपको इस तरह से फॉलो करना है, अगर आप नर्स हैं तो इस तरह से फॉलो करना है, आप सफाई कर्मचारी हैं तो इस तरह से फॉलो करना है, आप फ्रंटलाइन वर्कर्स तो हैं, आजकल उनके लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है फ्रंटलाइन वॉरियर्स, आप फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, लेकिन आप पुलिस विभाग में हैं, आप सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आपकी वनरेबिलिटी डॉक्टर्स और नर्सेस और वार्ड बॉय की तरह नहीं है, तो उनके भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए डेफिनेटली प्रोटोकॉल अलग होगा। तो क्या एक कॉमन प्रोटोकॉल होगा, क्या स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होगा, इस तरह की चीजें हमें लगता है कि सोशल साइंस वालों को करना चाहिए। और ये केवल साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंसेस, बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें अपने अपने थियोरेटिकल मॉडल, अपने एग्जिस्टिंग डेटा, अगर आप चाहें 2-3 सोशल साइंसेस के स्ट्रीम वाले मिल करके भी एक इस तरह का एक मॉडल बना सकते हैं। और ये ट्रांसलेशनल रिसर्च होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि अगर देश ने बताया कि भाई हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, तो कम से 20 दिनों के अंदर अंदर 6-7 इंस्टीट्यूट्स ने वेंटिलेटर्स बना दिया, भले वो कमर्शियल यूज में आया हो ना आया हो, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बनाकर अपनी कैपेबिलिटी तो दिखलाई। हम सोशल साइंटिस्ट ने अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखलाई है अभी तक। एक और मुद्दा है कि जब मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ जो रिसर्च है, कोरोना पीरियड में ऑफ कोर्स मुश्किल रहा होगा, लेकिन हमें लगता है कि आप सब लोगों ने ईमेल पर और व्हाट्सएप पर और एसएमएस पे रिसीव किया होगा ऐसे मैसेजेस। आपके जानने वाले लोग जो आपको एक लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि मैं एक स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और ये एक सर्वे है, ऑनलाइन सर्वे है। अपने जिन लोगों को रिसर्च मेथड और स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी जानकारी है, उनसे आप बातें कीजिए। क्या हम लोगों के पास इसके अलावा कोई मेथड नहीं बचा था? अब आप सोचिए कि मैं लॉकडाउन में हूँ, मैं किसी और परेशानी में हूँ और आप मुझे एक क्वेश्चनर भेज रहे हैं, 10 क्वेश्चन है उसमें, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर्स भी बड़ा ऑब्वियस है। जैसे मान लीजिए कि क्या आपको अनिश्चितता महसूस होती है? सबको हो रही है ना? और उसके आधार पर एक 5 पॉइंट स्केल आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ आप फाइंडिंग निकालते हैं। ये एक हमारे रिसर्च का एक लिमिटेशन मुझे लगता है कि सोशल साइंस वालों ने इस प्रोसेस में अपने रिसर्च का एक लिमिटेशन शो किया है। हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मार्गों से अच्छे रिसर्च ऑप्शंस उपलब्ध हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद अगर स्टूडेंट्स इसमें
लॉग्ड इन है तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा। अपने प्रोफेसरों से, अपने शिक्षकों से आप संपर्क करें, वो आपको ये बात बताएंगे कि रिसर्च में अगर आपने सैम्पलिंग बहुत अच्छे से कर ली और अगर आपने रिसर्च डिज़ाइन बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका 60% रिसर्च तो हो गया पूरा। बाकी 40% डेटा का आना और डेटा की एनालिसिस और रिपोर्टिंग है। इसके अलावा एकेडमिक पब्लिकेशन हमारे यहाँ से नहीं हुए इस पीरियड में, वो मैं समझ सकता हूँ कि एकेडमिक पब्लिकेशन में वक्त लगता है, थोड़े से ही हुए। लेकिन एक और ऑप्शन था कि हम लोगों में से बहुत कम लोगों ने, शायद एक आधी दो को छोड़ दें, तो मास मीडिया में भी लोगों ने अपनी बातें नहीं रखी, है ना। अखबार, मैगजीन, बहुत सारे दूसरे माध्यम थे हमारे पास इन चीजों को रखने के। हम लोगों ने एक कंफर्ट जोन बनाया। हमारा कंफर्ट जोन वेबिनार था। आसान है ना। चाइना ने एक जूम ऐप बना दिया है, या कुछ लोगों ने अमेरिकन वेबएक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। आईआईटी ने भी एक मूकिट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, शायद, मुझे पता नहीं आप लोगों को ये उपलब्ध है या नहीं। मूकिट भी एक ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए कन्वीनियंट सोर्स है, लेकिन इस कन्वीनियंट सोर्स में हम आप तो अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर ले रहे हैं, हम समाज को वापस कुछ नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि सोशल साइंसेज वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को भी कुछ वापस दें। कुछ समय पहले मैंने एक ये लेख लिखा था, मेंटल हेल्थ एंड कोरोना, बेटर लेट दैन नेवर। ये इसमें मैंने जो अभी तक मैं बातें कर रहा था, मेडिकल, इंजीनियरिंग और सोशल साइंसेज का कंपैरिजन, वो मैंने इसमें इस लेख में किया था। हार्ड न्यूज़ एक पत्रिका है, अगर आप चाहें तो आप इसको ऑनलाइन, ये फ्री में उपलब्ध है, आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि सोशल साइंटिस्ट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई इस लॉकडाउन के पीरियड। और भले हम लेट हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेले फिर हमारी लिमिटेशंस हैं, बट हाथ मिला लें तो जाने हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज के बराबर की चीजें कर सकते हैं, और किसी भी दूसरे देश के बराबर की चीजें कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। जो पहली ग्राउंड रियलिटी, जो हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, बहुत ज्यादा ये अखबारों की सुर्खियों में भी नहीं आया। दो एक बार आपने अखबारों में देखा होगा कि सफदरजंग अस्पताल में कोई कोरोना पॉजिटिव होने के लिए उसकी जांच की गई, सैंपल लिया गया, और अगले दिन उस व्यक्ति ने सफदरजंग अस्पताल के मंजिल से, एक दूसरे तीसरे मंजिल से कूद कर उसने जान दे दी। बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव था भी नहीं। तो ये जो एंजाइटी इन्वोक हुआ कोरोना का, एक हमारे मानसिक रूप से जो उसने एक भय का माहौल बनाया, उसने हमें सुसाइड करने को मजबूर कर दिया। और ऐसे 3-4 केसेस हम लोगों ने पढ़े। बट आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, एक आप अपने स्क्रीन पर देखें, अगर बाईं तरफ इकोनॉमिक टाइम्स की मैंने एक न्यूज़पेपर का एक पॉइंट यहाँ रखा है। एक स्टडी की गई, याद रखिएगा ये सोशल साइंसेज वालों ने नहीं किया, ये लीगल स्टडीज वालों ने किया है। और लीगल स्टडीज वालों ने ये काम किया, और उन्होंने ये पाया कि करीब लॉकडाउन के शुरुआती फेज में 10 दिनों में 80 लोगों ने सुसाइड किया, केवल लोनलीनेस और फियर की वजह से। तो जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि क्वारंटीन, आइसोलेशन, हम उसके लिए बने नहीं है, हमारा दिमाग इन चीजों के लिए बना नहीं है। हम हार्ड वायर्ड हैं ग्रिगेरियसनेस के लिए। हमको लोगों से मिलना, और सोनू भाई, मोनू भाई ऐसे करके मिलना, गप्पे करना, अपने बारे में बताना, उनके बारे में सुनना, जब दो मिले तो तीसरे के बारे में शिकायत करना, ये अच्छा लगता है। दो टीचर बैठे हैं, प्रिंसिपल की शिकायत करें, दो प्रिंसिपल बैठे हैं, अपने टीचर्स की शिकायत करें, दो टीचर्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स की शिकायत करें, दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, किसी और की शिकायत करें। ह्यूमन नेचर है ये, है ना। अब आप सबको जब आप बंद कर देते हैं, तो जिनकी वनरेबिलिटी है, फोबिया की, नोसोफोबिया की, सोमैटिक एम्प्लीफिकेशन की, उनका क्या होगा। तो 80 लोगों ने 10 शुरुआती लॉकडाउन के 10 दिनों के अंदर 80 लोगों ने सुसाइड कर लिया। दूसरी एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो, अगर आप देखें
हमारा एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल का एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिस रिपोर्ट में आपको मिलेगा कि सुसाइड का रेट क्या है, सुसाइड के मुख्य कारण क्या है। आइसोलेशन, लोनलीनेस, फियर, ये 3 सुसाइड के कारण कभी नहीं थे। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट उठाकर देखिए। रीजंस, जो टॉप रीजंस हैं हमारे देश में, कर्ज में डूब जाना, वैवाहिक समस्याएं, विवाहेतर संबंध, ये हमारे यहाँ के टॉप 3 हैं रीजन सुसाइड के। लॉकडाउन के 10 दिनों में 2 नए कारण मिल गए सुसाइड को। समाज शास्त्रियों को इस तरह के विषय जो कि हाईलाइट नहीं हुए प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रिसर्च जर्नल्स में, इनको हाईलाइट करने की जरूरत। दूसरा, आप देखिए अखबारों में ये चीज आई कि भाई हम लोगों ने 300 करोड़ रुपए जो है वो शराबबंदी खत्म हुई, लॉकडाउन चल रहा था फिर भी शराब की दुकानें खुलने शुरू हो गई, 300 करोड़ का शराब एक दिन में बिक जाता है। ये इकोनॉमिक्स वालों के लिए 300 करोड़ एक फिगर हो सकता है, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वालों के लिए 300 करोड़ का फिगर नहीं हो सकता है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वालों के लिए विड्रॉल सिम्टम एक फिगर होगा कि कितने लोगों में विड्रॉल सिम्टम था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो करीब ये जो शुरुआती 10 दिन थे इसमें 45 लोगों ने विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से सुसाइड कर लिया। तो ये दोनों न्यूज आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, जो कि न्यूज रिपोर्टर्स इसको नहीं कनेक्ट करेंगे। ये सोशल साइंटिस्ट का काम है कि वो इस चीज को कनेक्ट करें। इसके अलावा आप देखिए मास माइग्रेशन शुरू हुआ, तरह तरह की समस्याएं हुई, अभी तक चल रही हैं, है ना। जब तक कि 200-400 स्पेशल ट्रेन चलनी शुरू नहीं हुई, लोग चल रहे हैं, ट्रेनों से कट रहे हैं, दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। कोई साइकिल से 1600 किलोमीटर साइकिलिंग करके पिता को बैठा कर ले जा रहा है। न्यूज़पेपर में ये एक आइटम है, सोशल साइंटिस्ट के लिए ये ग्राउंड रियलिटी है। ये समाज का एक ऐसा रहने का, जीने का ढंग है जो कभी भी मेन स्ट्रीम न्यूज में नहीं आता है। और हमें लगता है कि सोशल साइंटिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि अपनी लेखों से, अपनी राइटिंग से, अपने रिसर्च पेपर से, अपने व्याख्यानों से आप इन मुद्दों को उठाएं, बताएं कि ये समाज का हकीकत है। हमारे विषय में इस तरह की थियरी दी गई है, इन चीजों को, इन थियरियों के आधार पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप नई थियरी बनाइए, नई थियरी दीजिए, और हम श्योर हैं कि कई सारी नई थियरीज और मॉडल्स निकल सकते हैं हमारे इस ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर। दूसरी एक चीज जो मास माइग्रेशन से जस्ट पहले की घटना थी, कई सारे शहरों में, मुंबई में हुआ, सूरत में कई बार हुआ, मजदूर बाहर निकलते थे और वायलेंट होते थे, पुलिस लाठीचार्ज होता था और उनको घरों के अंदर ढकेल दिया गया, जब तक कि 3rd लॉकडाउन था। 4th लॉकडाउन में सरकार ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। कई लोगों ने पैदल जाना शुरू किया, फिर बसेस और ट्रेन भी चलाई गई। अब सोचिए, वह व्यक्ति जिसके पास अब जीविकोपार्जन का बहुत साधन नहीं रह गया है, वह व्यक्ति जिसके जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उसमें कोई कमी नहीं आई, इसके साथ ही उस व्यक्ति की आमदनी अब सिकुड़ती जा रही है या खत्म हो गई है, बंद हो गई है, और उसको आप मार पीट करके या फिर से ताले के अंदर बंद कर दे रहे हैं यह कहकर के ये लॉकडाउन है। उसके सेल्फ स्टीम का क्या होगा? आपने क्रश कर दिया उसके सेल्फ स्टीम को, फिर इसका नतीजा क्या होगा? मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया, मैंने सुसाइड कर ली। एक दूसरा कि मेरे पास, मेरे घर में 2 वनरेबल ग्रुप है, एक औरतों का और एक छोटे बच्चों का, तो मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा उन छोटे बच्चों पर और अपनी बीवी पर उतारूं। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़िए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 7.5% जो हमारा पॉपुलेशन है वो किसी न किसी मेंटल हेल्थ की बीमारी से ग्रसित है, और वो ये भी कहता है कि 2020 तक 20% जो इंडियन होंगे उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होंगी। अब अगर 20% इंडियंस को 2020 में प्रॉब्लम होनी थी, याद करिए 7.5 से हम सीधा 20% पे जा रहे हैं।
तो 7.5 से 20% का जो फर्क है, 13.5% का इंक्रीज है, ये ह्यूज नंबर होगा, लाखों में ये संख्या होगी। और उस 2020 में जिसमें कि ये संख्या 20% होनी थी, उसी 2020 में कोरोना हो जाता है। आइसोलेशन, क्वारंटीन, लॉकडाउन, है ना, जॉबलेसनेस, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। और हमारे देश का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हर छठे भारतीय को मेंटल हेल्थ असिस्टेंस की जरूरत है। इलाज की जरूरत भले ना हो, लेकिन असिस्टेंस की जरूरत है। मतलब कि हमको एक साइकियाट्रिस्ट ही नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, साइकियाट्रिक नर्स भी हो सकती है, काउंसलर भी हो सकती है। ऐसे ऑप्शंस हमें बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट एक बार फिर से देखिए। अभी मैं सुसाइड के कॉन्टेक्स्ट में इसकी चर्चा कर रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2 स्टैटिस्टिक्स बड़े डराने वाले हैं। हर 1.7 मिनट के बाद, 1 मिनट 7 सेकंड के बाद किसी न किसी भारतीय महिला को अपने देश में वायलेंस का विक्टिम बनना पड़ता है। और हर 4.5 मिनट पर एक बच्चे को अपने घर के अंदर वायलेंस का विक्टिम बनना पड़ता है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है। कितना डराने वाला सच है। और याद रखिए, ये लॉकडाउन के पहले का आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़ा नहीं है। लॉकडाउन को हमने पहले स्लाइड में देखा कि लॉकडाउन में फियर बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई, एंगर बढ़ गया, कंफ्यूजन बढ़ गया। आपने मार पीट करके मुझे 3rd लॉकडाउन के फेज तक बंद भी कर दिया। मेरा सारा गुस्सा आप कहाँ जाएगा? इसी दोनों वनरेबल पर जाएगा। तो जो लोग स्टैटिस्टिक्स के एरिया में काम करते हैं, 1.7 मिनट बहुत रिड्यूस हो गया होगा, 4.4 मिनट्स में रिड्यूस हो गया होगा। तो इन चीजों पर भी हमें लगता है ना कि जरूरत है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक प्रेस रिलीज था, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है, उसमें 50% इजाफा हो गया। और एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है कि 20 से 31 मार्च, मतलब चार दिन लॉकडाउन के शुरू होने के पहले से लेकर के मार्च के अंत तक, बस 11 दिनों में जो चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विस है, उसको 3 लाख से ज्यादा फोन कॉल आए, डिस्ट्रेस कॉल आए। तो आप समझिए कि ये 4.4 और 1.7 कितना बदल गया होगा, यह आंकड़ा ही पूरा बदल गया होगा। मैं फिर से अपने एक लेख की चर्चा कर रहा हूं। मैंने हार्ड न्यूज में एक लेख लिखा हूं, कुछ समय पहले वो पब्लिश हुआ कि लिबिडो, वायलेंस एंड लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन के समय जो वायलेंस का रेट है और जो सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड है, क्योंकि आपने ये कहीं ये पढ़ा होगा, और नहीं तो इस लेख में पढ़ी, इसमें विस्तार से इस बात की चर्चा की गई है, जिसमें जब इस तरह की जो बहुत ही विषम परिस्थिति होती है, उसमें आदमी का जो यौन इच्छा से संबंधित जो व्यवहार है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और उसकी वजह से भी वायलेंस में इजाफा होता है। तो इस तरह का इस आर्टिकल में इस तरह का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड ये आर्टिकल है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एक सरसरी तौर से चाहता हूं कि आप कुछ और हकीकतों को देखें जो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा। लॉकडाउन में कहा गया कि आप जब ये फेज वाइज ये ओपन होगा तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और एक फोटो व्हाट्सएप पे बहुत शेयर हुआ, सोशल मीडिया पर आया, जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं। सर्किल्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने सर्किल्स बनाई कि इतनी दूरी पर आपको खड़े होना है। लोगों ने अपने जूते रख करके जगह तो छेक ली, लेकिन साथ जाकर के एक साथ बैठ गए। तो ये जो एजुकेशन है, जो हम मैसेज देना चाहते हैं, तो वो एक्सपर्ट ग्रुप नहीं दे सकता है। एक्सपर्ट्स ग्रुप्स केवल ये बता सकता है कि आप मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, हाथ धोएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। ये प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए और लोग कैसे कन्विंसिंगली इसको इस्तेमाल कर सकें, ये केवल सोशल साइंटिस्ट कर सकते हैं। जो बीच का इमेज आप देख रहे हैं, ये इंदौर में जब मेडिकल टीम गई थी, जब ये उनके ऊपर पथराव हुआ, ये उस समय की घटना है कि क्यों पुलिस और मेडिकल टीम इसके टारगेट बने। जो दाहिनी तरफ अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये बहुत हाल फिलहाल की तस्वीर है। 27 मार्च को बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक जो ये स्पेशल ट्रेन चल रही थी, उस ट्रेन से एक महिला उतरी अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ, और उस महिला की मौत हो गई प्लेटफॉर्म पे। और उसका 1.5 साल का बच्चा उसके चेहरे से
चादर हटा रहा है उसको नहीं पता है कि माँ मर चुकी है। और जो लास्ट, जो सबसे बॉटम पर आप दाहिने साइड पर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाजियाबाद बॉर्डर का सीन है, जब लाखों की संख्या में मजदूर आ गए और यूपी गवर्नमेंट उनको बसेस उपलब्ध करा रही थी। अब आप सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, हाथ धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, मास्क पहनना से लेकर के, और बाएं और दाहिने तरफ की आप फिगर्स को देखें, जमीन आसमान का फर्क है सोशल रियलिटी में। और बीच का फिगर आप देखिए, जहाँ के जो आपको बचाने जाता है उसी पर आप अटैक करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि सोशल साइंस वाले इसको कर सकते हैं। उनके पास ऐसे मॉडल्स हैं, उनके पास वो तर्क हैं जिसके आधार पर वो इन चीजों को बखूबी समझा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है वो अकेले इन चीजों को नहीं कर सकती है। उनको सोशल साइंटिस्ट का हेल्प चाहिए, बिना उनके वो नहीं कर सकते। मैं अपने दो और लेखों का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं, एक अखबार आता है द करस्पॉन्डेंट, उसमें ये लेख छपा था जिसमें हमने लिखा कि डॉक्टर्स और पुलिस वालों पर हमले क्यों हो रहे हैं। और अभी जस्ट 2 दिन पहले एक और लेख छप कर आया हार्ड न्यूज में कि जो हमारा फेथ है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, किसी भगवान में हमारा विश्वास है, किसी प्रथा में हमारा विश्वास है, और जो बीमारी के प्रिवेंशन से, डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन से रिलेटेड जो साइंटिफिक डिस्कोर्स है, इन दोनों में कैसे हम सामंजस्य बैठाएं। और आप विश्वास मानिए, इसका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है, इसका जवाब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास नहीं है, इसका जवाब होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के पास नहीं है। इसका जवाब केवल सोशल साइंटिस्ट दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम सबों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सामने आए और हम इन चीजों को बखूबी सामने रखें। देखिए, एक मैं थोड़ा सा अभी इतर जाना चाहता हूं जो मैं बता रहा था उससे, कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सोर्स है जिसने अपने 2-3 माउथपीस रखे हैं। एक हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक होम मिनिस्ट्री की हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और तीसरे आईसीएमआर के एक एडिशनल डायरेक्टर हैं। 3 लोगों की एक टीम है जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सरकार को एडवाइस करती है, और उस माध्यम से हम तमाम साइंटिफिक जानकारी हम जमा कर रहे हैं। सोशल साइंसेज में खासतौर से सोशियोलॉजी के जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप सोचें कि सोशियोलॉजी में आपके पास एक हैरी कॉलिंस नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट हुए थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल दिया हुआ है कि एक्सपर्ट्स कैसे होते हैं, है ना। और उन्होंने कहा कि एक होता है जिसको कि हम टेक्निकल फासिज्म कहते हैं, और एक होता है जिसको टेक्नोलॉजिकल पॉपुलिज्म कहते हैं, एक्सपर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो टेक्निकल फासिज्म वो है जहाँ की जानकारी हमारे पास है और हमारे सरीखे कुछ लोगों के पास है, और हम और लोगों के साथ इसको हम बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। तो पॉलिसी प्लानिंग में और पब्लिक डिबेट में, पॉलिसी मेकिंग में इसका कहीं कुछ नहीं है। हमने अपना साइंटिफिक ज्ञान दे दिया और हम मान कर चलते हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए, मानना चाहिए, उसके आगे उनकी जिम्मेदारी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल पॉपुलिज्म क्या है? टेक्नोलॉजिकल पॉपुलिज्म है जहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं, एरिया के एक्सपर्ट हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है पब्लिक डिबेट में। तो ये एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डिस्कोर्स है, और ये जो गैप है दोनों के बीच में, उसको फिल करने का काम, उसको भरने का काम, ब्रिज बनने का काम सोशल साइंटिस्ट का है, जो ये बता सके कि मान लीजिए तबलीगी मरकज की जब घटना घटी दिल्ली में, और जब हमें ये बताया गया कि करीब 2500 पौने 3000 लोग वहाँ जमा थे और उसमें से कई लोग बाद में पॉजिटिव पाए गए, है ना। उनके जो धर्मगुरु थे उन्होंने एक कॉल दिया, और उनके कॉल को उनके मानने वालों ने ज्यादा तरजीह दी बनिस्बत इसके कि जो होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री का ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रहा था। जो आईसीएमआर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बोल रहे थे, उनकी बात को लोगों ने नहीं समझा और अपने धर्मगुरु की बात ज्यादा सुनी। तो धर्मगुरु की ही बात अगर ज्यादा सुननी है, अगर ये जानकारी उपलब्ध है सोशल साइंसेस में, हम कह रहे हैं कि जानकारी उपलब्ध है, इसके मॉडल्स हैं, थियरीज हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसी मेकर्स को ये चीज सोशल साइंटिस्ट से पूछना था। हम सोशल साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी थी कि हम अखबारों के माध्यम से और दूसरे डिस्कोर्स के माध्यम से हम बताएं दुनिया को कि ये जानकारी हमारे डोमेन में आता है, हम ये बता सकते हैं,
और दूसरे लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री इसका फायदा उठा सकती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसका फायदा उठा सकती है। लॉ इन्फोर्समेंट में और फेथ ट्रेडिशन में कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वे में ये काम कर सकते थे और कोरोना को कंट्रोल में ला सकते थे। ये मुख्यतः बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। आखिरी में मैं एक खास बात आपसे कहना चाहता हूँ। हम लोगों में से कई लोग हैं, खासतौर से जो अर्ली करियर में है, मान लीजिए आपने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रमोशन की भी एक ज़रूरत है जिसके लिए आपको सेमिनार वेबिनार अटेंड करना है, एपीआई पॉइंट्स जमा करने हैं या रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। हम लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको लिखने में पारंगत जो होंगे, पॉपुलर राइटिंग जिसको बोलते हैं। जर्नल्स में हम इस तरह से लिखते हैं कि ज्यादातर लोगों को वो समझ में ना आए, जिनको समझ में आए उनको भी बहुत दिक्कत से समझ में आए। जर्नल्स की अपनी भाषा है, ज्यादा जानबूझकर क्लिष्ट की गई भाषा है। अखबारों में हम बहुत सिंपलिस्टिक वे में लिखते हैं, बहुत साधारण लैंग्वेज में लिखते हैं। हम लोगों में वो लोग जो बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और खास तौर से वो लोग जो अब प्रोफेसर बन चुके हैं, प्रमोशन का भय नहीं है जिनको, मुझे लगता है कि हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो टेक्निकल नॉलेज है उसको आप अखबारों में और मैगजीन्स में लिखें, छोटे छोटे लेखों में लिखें, क्योंकि आम पब्लिक साइंटिफिक जर्नल्स नहीं पढ़ने जाएंगे, और जर्नल की भाषा अगर कोई गलती से पढ़ भी लिया तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखी जाती है, वो अननेसेसरी फिगर चार्ट समझा समझा के हम एक दूसरे को परेशान करते हैं। आम आदमी के समझ में वो चीज़ नहीं आएगी। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों में से कई लोग डेविड डिस्टोनो के नाम से वाकिफ होंगे, बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जब अमेरिका में लॉकडाउन हुआ उसके शुरुआती फेज में इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो हमारा लिमिटेड नॉलेज है उसके आधार पर जब हम ये लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था कि मिस कैलिब्रेशन ऑफ इमोशन, कि हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो मिस कैलिब्रेटेड है, मतलब वो एक्यूरेट नहीं होगा। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्च पेपर्स के लिए जाना जाता है, अपनी थियोरी के लिए जाना जाता है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखता है। कुछ समय बाद ब्लूमबर्ग ओपिनियन, एक दूसरा अखबार है अमेरिका का, इसमें सस्टेन ने एक आर्टिकल लिखा, और जो सस्टेन का जो आर्टिकल था बेसिकली ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी दोनों के लोगों के लिए है ये। उन्होंने प्रोबेबिलिटी नेगलेक्ट की बात की कि हमें बताया जाता है कि खतरा है, हम में से वो कौन लोग हैं और किस आधार पर वो लोग उस खतरा को भांप जाते हैं, और कौन लोग हैं जिनको खतरा दिखता ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कि मैं भी ग्रसित हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ये कितनों लोगों को लगेगा, और इस वजह से कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भयभीत हो जाएंगे, और कितने लोग हैं जिनको जो अपने भय को कंट्रोल में रखेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये ब्लूमबर्ग में। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो डेस्टोनो ने जो लेख लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, उनका एक अपना लैब एक्सपेरिमेंट था, उसके आधार पर उन्होंने उसको एक्स्ट्रापोलेट किया और उन्होंने एक आम लोगों के लिए, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए उन्होंने अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखा। जब सस्टेन ने अपना लेख लिखा तो वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स करते हैं, और उन्होंने उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी नेगलेक्ट की जो हाइपोथेसिस है उसके आधार पर उन्होंने ब्लूमबर्ग ओपिनियन में एक लेख लिखा। दो बड़े साइकोलॉजिस्ट बहुत कम दिनों के, हफ्ते भर के अंतराल में दो बड़े अखबारों में एक लेख लिखते हैं आम लोगों के लिए। प्रोजेक्ट सिंडिकेट एक तीसरा, जिसमें कि एक तीसरा लेख छपता है, जिसमें बहुत अच्छा टाइटल था उसका कि व्हाई व्हाट डजंट किल अस मेक्स अस पैनिक। वह चीज जो हमें जान से नहीं मारता है हमें खौफ में डालता है। यह एक लेख था, बहुत ही खूबसूरत सा लेख है ये, है ना। और ये भी याद रखिए, ये अमेरिका में लॉकडाउन शुरू होता है उसके 15 दिनों के अंदर छपे हुए लेख हैं। उसके कुछ समय बाद अनहर्ड एक पत्रिका है, ये यूनाइटेड किंगडम से छपती है, उसमें लंदन स्कूल ऑफ साइकियाट्री के प्रोफेसर स्टुअर्ट ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को जी भर करके कोसा और बताया कि आप लोग तमाम तरह की गलत जानकारियां आप देते हैं, है ना, और क्यों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ये चारों लेख पढ़िए, ये चारों ही बेहतरीन लेख हैं, बेहतरीन लेख हैं। लेकिन जब इन लेखों को मैं पढ़ा, उसके बाद मैं ढूंढना शुरू किया कि हिंदुस्तानी लोगों ने भी कुछ लिखा है क्या। तो देवांजन बैनर्जी का एक मुझे आर्टिकल मिला, नेचर इंडिया एक पत्रिका है उसमें, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोविड-19 की वजह से जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आया उसके बारे में उन्होंने लिखा। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक मैगजीन छपता है, साइकोलॉजी टुडे, उसमें मार्क बेकॉफ ने एक आर्टिकल लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आप लोगों में से कुछ को लगेगा, मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं अभी। उसमें उन्होंने लिखा कि बेंगलोर में जो सड़क पे जो कुत्ते हैं उनके व्यवहार में क्या फर्क आया। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि बेंगलोर के सड़क पर जो कुत्ते हैं उनको साइकोलॉजी के मैगजीन में जगह मिल सकती है, लेकिन हमारे जो तमाम सोशल रियलिटी है इंडिया में, मजदूर इधर से उधर जाते हैं, क्या क्या जो स्लाइड्स हम लोगों ने देखा, इसको साइकोलॉजी की मैगजीन में क्यों जगह नहीं मिली। तो हम कुत्तों से कम तो नहीं थे ना, बेंगलोर के कुत्तों से हम कम नहीं है, तो फिर हमें जगह क्यों नहीं मिली। इंसानी पीड़ा को साइकोलॉजी के जर्नल्स ने जगह क्यों नहीं दी अभी तक इन मैगजीन्स ने, जो पॉपुलर मैगजीन्स है, ये टेक्निकल रीडिंग्स नहीं है, पॉपुलर रीडिंग्स हैं ये। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे इश्यूज हैं, जो लोग जीरियाट्रिक्स में काम करते होंगे, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, नर्सिंग में, साइकोलॉजी में, एल्डरली लोगों की बहुत सारी समस्या होगी। हॉस्पिस केयर है, एंड ऑफ लाइफ केयर है, जो मरणासन्न है, बीमारी है, टर्मिनली इल डिजीज है, बुढ़ापे की वजह से परेशान है, जो स्पेशल बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ADHD वाले बच्चे हैं, अब घरों में आपने उनको बंद कर दिया। सोशल वर्क वाले और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वाले एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि ये बर्डन ऑफ केयर गिविंग है। ये जो आप केयर देते हैं अपने डिपेंडेंट्स को, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, उसका भी अपना बर्डन है, एक बोझ है, मानसिक बोझ है। तो लॉकडाउन की वजह से वो लोग जो इस बोझ से ग्रसित थे, उनका क्या हुआ, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा, उनके व्यवहार में क्या असर आया। जो लोग मेंटली बीमार हैं और होमलेस हैं, याद रखिए कि हमारे यहाँ होमलेस लोगों, जो मेंटली बीमार हैं, उनकी संख्या भी लाखों में है। ये तमाम चीजें हैं जो कि बहुत ही पर्टिनेंट इश्यूज हैं। उन स्लाइड्स के अलावा जो हम लोग इसके पहले देख रहे थे, ये वाले स्लाइड्स जो हम देख रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, अटैक क्यों हो रहे हैं मेडिकल टीम पर, मास माइग्रेशन क्यों है, वो बच्चा जो 1.5 साल का बच्चा जो अपनी माँ को खो दिया, जिसके पास अब कोई नहीं है, अब वो प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने को, इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने को छूट गया, उन बच्चों को भी इन राइटअप्स में जगह मिलनी चाहिए। और इनको अगर वेस्टर्न रिसर्चर्स नहीं दे रहे हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लिखें इनके बारे में, और हम अखबारों की भाषा में ना लिखें, हम सोशल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। हमारी अपनी थियरीज हैं, अपने मॉडल्स हैं, और उनके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास अपने एम्पेरिकल डेटा है, और उनके कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे, और ये लिखना चाहिए। और ये मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करता हूँ वे लोग जो बहुत अच्छे हैं इंग्लिश या हिंदी या किसी भी भाषा में लिखने के, वो उस भाषा में लिखें, अखबारों में, मैगजीनों में लिखें। जर्नल्स में आप लिखिए, लेकिन जर्नल्स आम जनता तक नहीं पहुंचती है, ये मानकर चलिए। हम श्योर हैं कि हम लोग जब खुद लिखते हैं और जब जर्नल में छप जाता है तो खुद अपना आर्टिकल भी अपने जर्नल में नहीं पढ़ने जाते, केवल काउंट करते हैं कि देखिए मेरे CV में एक छप गया है, पढ़ते नहीं है लिखने के बाद। तो आम लोगों के लिए पॉपुलर राइटिंग पर हमें आना चाहिए। 3 तस्वीरें हमारे यहाँ की, ये बहुत अच्छी तस्वीर मुझे लगी जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं कि खून के निशान है पंजे के, कि पैदल चलते चलते हुए लाखों मजदूर जो कई हजार किलोमीटर चलते चले गए पैर को घायल करते हुए, जो नेशनल हाईवे बनाया और आज उसी नेशनल हाईवे पर उनके पैरों से खून बह रहे हैं। तो सोशल साइंटिस्ट अगर इन चीजों को पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाएंगे, इनको रिसर्च का टॉपिक नहीं बनाएंगे, तो भला इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो नहीं बनाएंगे। दूसरा कि मीडिया, एक जो आप राइट तरफ देख रहे हैं ना, मीडिया वाले ने एक बाइट लिया और अब उनकी वो भी वैन जा रही है कि हो गया मेरा, तो अब एक कैप्सूल बन गया, अब हम इसको हाईलाइट करेंगे न्यूज में, ये देखिए आज की हकीकत, सरकार क्या कर रही है, सरकार सो रही है, कान में तेल डाली है, इस तरह की बातें करेंगे। उससे एक्चुअल विक्टिम को फायदा नहीं होता है, इससे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी फर्क नहीं आता है। और
ये जो आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये आपके लखनऊ चारबाग के स्टेशन के कुली हैं, बिल्ला नंबर 16, जो अचानक पिछले 3-4 दिनों से न्यूज में आ गए। साइकोलॉजी में एम्पैथी पे बहुत रिसर्च है। 80 साल का बुजुर्ग 50 साल से लखनऊ चारबाग स्टेशन पर जो कुली का काम करता है, आज मुफ्त में लोगों को सेवा दे रहा है 80 साल की उम्र में। एम्पैथी का इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिलेगा? तो आप जो लोग सोशल साइंटिस्ट लखनऊ में हैं, बहुत अच्छे आपके पास सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन पर स्टडी करने का ऑप्शन है। और इसलिए मैंने बीच में एक बुलेट पॉइंट रखा है कि एक मेथोडोलॉजिकल कंसर्न भी है हमारे लिए। क्या हम ऑनलाइन सर्वे करेंगे और परसेंटेज बताएंगे और फिर बाद में हम कोरिलेशन निकाल करके, रिग्रेशन निकाल करके यहीं रुक जाएंगे, या कि हम इस चीज को भी रिविजिट करेंगे कि एक मेथोडोलॉजिकली चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल सोशल साइंस रिसर्च मेथड है, शायद वो बहुत काम नहीं आएगा। आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम सब की अपनी लिमिटेशन है। हम एकेडमिक्स में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी भी लिमिटेशन है। उनके पास वो जानकारी नहीं है जो एकेडमिक्स में लोगों को है। उनके पास वो उतने मॉडल्स नहीं है, वो एम्पेरिकल डेटा नहीं है। तो हम एकेडमिक्स का काम बनता है कि हम पॉलिसी मेकर्स को सजेस्ट करें। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स जो सजेशन लेते हैं, वो केवल इकोनॉमिक्स वालों से लेते हैं। बाकी सोशल साइंसेज स्ट्रीम को उसमें जगह नहीं मिली है, आर्ट्स स्ट्रीम को भी नहीं मिली है। तो हम अपने आप को मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे? मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप अखबारों में, मैगजीनों में लिखेंगे तो निश्चित तौर पर फिर आपकी बात सुनी जाएगी। याद कीजिए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हमारा है, और जो भी बड़े बड़े जो हमारे लोकतंत्र के जो लीडर्स होते हैं दिल्ली में, उनके अपने प्रेस सेक्रेटरीज होते हैं। उनका काम है अखबारों को देखना, पढ़ना, समझना और उस लीडर को अप्राइज करना। तो अगर हम उन अखबारों में और मैगजीन्स में लिखेंगे तो वो बात हमारे देश के टॉप लेवल तक भी पहुंचेगी, और उनको लगेगा कि नहीं, एकेडमिक्स में, सोशल साइंसेस में, आर्ट्स में, एजुकेशन में, अलग अलग विधाओं में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल ला सकते हैं। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी, उनका भी काम है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, उनकी ज़रूरतों को समझें। और दो खास तरह के ग्रुप हमारे यहाँ जो जरूरी है, एक क्राइसिस वर्कर्स। ये क्राइसिस का समय था। वे लोग जो एकेडमिक्स में नहीं है, पॉलिसी मेकर्स में नहीं है, हेल्थ प्रोफेशनल भी नहीं है, लेकिन ये फुट सोल्जर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, क्राइसिस वर्कर्स हैं। चाहे वो जिस वजह से आ गए हों, किसी धार्मिक संगठन से जुड़े होने की वजह से आ गए हों, किसी पॉलिटिकल संगठन से जुड़े होने की वजह से आ गए हों, किसी सामाजिक संगठन से जुड़े होने की वजह से आ गए हों, या उनका खुद का मन किया हो कि नहीं, मेरा भी कर्तव्य है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो चारबाग स्टेशन पे बिल्ला नंबर 16 जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जब उनसे किसी अखबार वाले ने पूछा, आ, एक पैसेंजर का उन्होंने सामान उठाया, और जब उस पैसेंजर ने उनको पैसा देना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर अल्लाह को एक बार सामना करना है। तो उस अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने कष्ट में पड़े एक व्यक्ति से पैसा लिया था, तो मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। मैंने ह्यूमैनिटी का ऐसा चेहरा। मुझे लगता है कि हम जो लोग एकेडमिक्स में हैं, स्टूडेंट्स के रूप में, फैकल्टी के रूप में, या प्रिंसिपल्स और अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस अहम जो साइकिल है, जिसमें मैं 5 ग्रुप्स को मैं मान रहा हूँ कि ये 5 ग्रुप्स को अगर मिल के काम करें, तो अभी भी 4 लॉकडाउन के फेज को खत्म होने के बाद आप इसको अनलॉकडाउन 1 कहिए या लॉकडाउन एक्सटेंडेड 5, रिवाइज वर्जन 5 जो कहिए, इसमें अभी भी बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। मुझे लगता है मैंने काफ़ी समय लिया आप लोगों का। मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल मैम, गुप्ता मैम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और डॉक्टर प्रमिला तिवारी का खास तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं मेरे माध्यम से आपका इतना सारा समय बर्बाद करने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बातें करके। मेरे मन में जो बातें थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप में से कोई अगर कोई कमेंट करना चाहे या अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो। Over to Dr. Pramila. हाँ, हेलो, Yes, ऑडिबल हूँ please. मैं? Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ब्रजभूषण।
जब मैंने आपको फोन किया 2 दिन पहले ही और कहा कि नहीं आपसे मुझे वेबिनार में करना है, और हम लोग कोई ऐसा टॉपिक नहीं लेंगे जो रिपीटेटिव हो कि एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही, तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया जिसपे हम लोग ये लोग तैयार हुए। और आप कह रहे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दे सकती भैया, हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से जानते हैं, और मैंने कहा था इतना मेरा अधिकार है आपके ऊपर कि मैं आपसे ही कराऊंगी ये सेशन और आपको करना पड़ेगा, और आपने इस बात को मान लिया। इतना कम समय में आपने इतना अच्छा दिया। मैं सेमिनार की सफलता की बात नहीं करती हूँ, पर ये सार्थक बहुत रहा, मीनिंगफुल बहुत रहा, और आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेस देखते तो मन खुश हो जाता है कि नहीं कोई सार्थक काम हम लोगों ने इस 1 घंटे में किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ब्रजभूषण कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, और बहुत ही सार्थक रहा, और खासकर जो हम लोग दिशाहीन हो चुके थे। हेलो, हाँ जी मैम, प्लीज बोले। डॉक्टर प्रमिला, हाँ हेलो, यू आर ऑडिबल प्लीज। और आपने इतना सार्थक विचार व्यक्त किए, और बहुत सारे क्वेरीज आई हुई हैं, इनमें से कुछ एक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे आप वायलेंस की बात कर रहे थे, तो उसमें एक लोगों की एक क्वेरी आई हुई है कि क्या ये डेटा केवल मेल डेटा है, इसमें फीमेल डेटा नहीं इंक्लूड है, बायस्ड नहीं है रिजल्ट? ये ऑडियो क्लियर नहीं था, ये क्या है डेटा? प्रोफेसर ब्रजभूषण, आई विल मेक इट क्लियर। मुझे लगता है थोड़ा सा डॉक्टर प्रमिला की कनेक्टिविटी में इशू है। सर, एक हमारे पास क्वेरी आई है, वो जानना चाहते हैं, और या उनका कंसर्न है कि डू वी हैव रिकॉर्ड्स अबाउट डोमेस्टिक मेल वायलेंस? इफ नॉट, देन सर्टेनली द डेटा इज मैनिपुलेटेड। तो मेल वायलेंस का क्या है सर, इसके बारे में उनका कंसर्न जो है। डेटा है, ये जो डेटा मैंने आपको दिखलाया, परसेंटेज बताया कि 1.4 मिनट पे और 4.4 मिनट पे, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है ना, और ये होम मिनिस्ट्री का एक विंग है जिसका काम ही है केवल डेटा पूरे हिंदुस्तान से ईयरली डेटा बनाना, और उसके बेसिस पर एनालिसिस करके वो एक प्रोजेक्शन देते हैं। तो ये कुकड अप डेटा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। सर, उनका कंसर्न ये है कि मेल डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई डेटा अवेलेबल है क्या? मेल डोमेस्टिक वायलेंस, मेल डोमेस्टिक वायलेंस का डेटा आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में नहीं मिलेगा। ये एट्रोसिटीज वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड है। मेल का अगर आप डेटा चाहेंगे तो मुझे सही तो याद नहीं आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ग्रुप है, एक वकीलों का एक संगठन है जो वे मेल जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, उनके लिए ये एक लीगल हेल्प ग्रुप है, और ये ग्रुप कुछ डेटा जमा करता है। तो अगर आप चाहें तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहां से शायद आपको कुछ डेटा मिल सकता है। सर, एक और हमारी पार्टिसिपेंट है डॉक्टर खालिदा अख्तर। उनका कंसर्न है कि व्हाई ओनली तबलीगी जमात वर टारगेटेड, अदर रिलीजियस कांग्रेगेशंस वर आल्सो गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, इजंट इट मेयर पॉलिटिक्स? मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछिए या गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। एकेडमिक्स के लोगों को ऐसे सवालों से भी बचना चाहिए, और ऐसे जवाब देने से तो बिल्कुल बचना चाहिए, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अपने स्क्रीन पर आपको एक जो आर्टिकल्स अपने शो किए थे, जो 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया हार्ड न्यूज में, बिलीफ और डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर, आप उसको पढ़िए। उसमें तबलीगी जमात को लेकर के मैंने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, जो हैरी कॉलिंस की थियरी है सोशियोलॉजी की, और साइकोलॉजी की जो थियरी है बिलीफ मॉडल, इन दोनों को लेकर के, इन दोनों को बोरो करके मैंने उसमें एक लेख लिखा है। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम कि मैंने इस लॉकडाउन में ये निर्णय लिया कि मैं कोई जर्नल आर्टिकल नहीं लिखूंगा इस पीरियड के लिए, और केवल पॉपुलर राइटिंग लिखूंगा। अब जैसे हेल्थ बिलीफ मॉडल है साइकोलॉजी में, अब हेल्थ बिलीफ मॉडल में ये जोन्स एट ऑल की एक मॉडल है। जोन्स एट ऑल कहते हैं कि एक
परसीव्ड सीरियसनेस ऑफ डिजीज है पहला उनके लिए, फिर परसीव्ड सुसेप्टिबिलिटी है। अब परसीव्ड सीरियसनेस या परसीव्ड सुसेप्टिबिलिटी अगर नहीं होगा तो सेल्फ एफिकेसी जो लास्ट है, छठा इस मॉडल का पार्ट है, वहां तक चीजें नहीं पहुंचेंगी। तो परसेप्शन कैसे बढ़ाया जाए लोगों का, अपने हेल्थ बिलीफ को कैसे लोग रिवाइज करें कि नहीं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। आप धार्मिक जुलूस में जाएं, सामाजिक जुलूस में जाएं, आप बर्थडे पार्टी में जाएं, आप किसी भी तरह की रैली में जाएं, आप कंटामिनेटेड हो सकते हैं, है ना, आप अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जोन्स एटॉल का जो बिलीफ मॉडल है वो मैंने उसमें इस्तेमाल किया, और जो हैरी कॉलिंस का जो एक मॉडल है लीडरशिप का, एक्सपर्ट्स का, कि कौन एक्सपर्ट है, हम किसकी बात मानेंगे। तो जो आईएएस ऑफिसर वहां बैठ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, होम मिनिस्ट्री की और हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनकी बात मानेंगे। आईसीएमआर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठ रहे हैं, उनकी बात मानेंगे, या जो मेरे धार्मिक गुरु कह रहे हैं हम उनकी बात मानेंगे, या अपने मन की बात मानेंगे। तो सोशियोलॉजी के हैरी कॉलिंस का थियरी और जोन्स एटॉल का जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए मैंने तबलीगी जमात वाले एपिसोड को लेकर के वो एक लेख लिखा है। आप चाहें तो उसको पढ़िएगा, लेकिन इस जो आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। सर हमारे एक और पार्टिसिपेंट हैं राघवेंद्र गुप्ता जी, उनका उनकी एक क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहते हैं कि इन हिंदी मीडियम में इस तरह के आर्टिकल्स और इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या हो सकता है? सर मैं आपसे एक बात बताऊं कि ये एक विडंबना है इस देश की कि यहाँ एकेडमिक डिस्कशंस इंग्लिश में होते हैं, मीडियम ऑफ, जिसमें इनफैक्ट मैं जिस संस्था में हुआ, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मैं करीब 16-17 सालों के बाद मैं इतनी देर हिंदी में बोल रहा हूँ। ये हकीकत है इस देश की। क्योंकि हमारे यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, सारे मीटिंग्स इंग्लिश में होते हैं, मोस्टली कन्वर्सेशंस अंग्रेजी में होते हैं, एकेडमिक जर्नल्स सब अंग्रेजी में हैं, अच्छे जर्नल्स हिंदी के बहुत कम हैं, पत्रिकाएं कम हो गई हैं, पहले से भी कम हो गई हैं। तो मुश्किल तो है हिंदी में ये जानकारी जमा करना, लेकिन अखबारों में आप अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी अखबारों की संख्या अभी भी है, खासी संख्या है। मैगजीन्स की संख्या कम हो गई है, और जैसे आपके न्यूज़ लेटर्स वगैरह अगर निकलते होंगे आपके कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, यूजीसी की तरफ से निकलती हैं, आप उसको एक सोर्स बना सकते हैं आउटलेट के लिए, जिसमें आप छाप सकते हैं अपने लेखों को। एक क्वेश्चन है आलम असीम, काफी असीम आलम की तरफ से, वो आपसे बहुत प्रभावित हैं और कह रहे हैं कि इतनी अच्छी आप जो बातें बता रहे हैं, तो क्या हम लोग गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे लोग जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, पॉलिसी मेकर्स को ये सब सजेस्ट नहीं कर सकते? आलम साहब मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर आप मनोविज्ञान का इतिहास और सोशल साइंस का इतिहास पढ़िए, इनफैक्ट मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए आपसे, आपके सामने। मैंने 2016 मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले मैंने एक किताब लिखी, एडिट किया था, लिखी नहीं थी, किताब एडिट किया था, एमिनेंट इंडियन साइकोलॉजिस्ट 100 years ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। 2014 में साइकोलॉजी को हिंदुस्तान में फॉर्मली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में स्थापित हुए 100 साल पूरे हो गए थे। इस मौके पर मैंने वो किताब लिखी। उसका पहला जो चैप्टर है वो मैंने लिखा, और उस दौरान मैंने पूरा इतिहास खंगाला कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो बंटवारा हुआ, और वो जो बंटवारा था, उस समय जो माइग्रेशन हुआ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो सबसे बड़ा माइग्रेशन है दुनिया का। और अभी जब लॉकडाउन 4 में जब माइग्रेशन शुरू हुआ मजदूरों का, तब लोगों ने कहा कि उस माइग्रेशन के बाद ये माइग्रेशन है। तो इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ से एक गुजारिश की कि एक मनोवैज्ञानिक को भारत सरकार को सुपुर्द किया जाए, जो सरकार को ये सजेस्ट करे कि आगे कभी इस तरह की सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए वो सजेशन दे हम लोगों को। और तब बोरिंग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जो आए, जिनको यूएन ने डिप्यूट किया, वो इंडिया आए, और उन्होंने 7 टीमें बनाई यहाँ पर। कई सारे
इंडियन साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस टीम के हिस्सा बने। अलग अलग स्टडीज की गई, जिसके आधार पर एक किताब भी लिखी गई बाद में। और उस समय मुझे लगता है कि 1947 में देश ने हम पर भरोसा किया था कि सोशल साइंस वाले, स्पेशली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी वालों को, 3 विधाओं को ये मौका दिया कि देखिए मास माइग्रेशन हुआ, कत्लेआम हुआ, सारी चीजें हुई उस समय, तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे कोशिश की जाए कि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसके बाद क्या हुआ मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप पढ़िए इस डिटेल को। उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन बनी तो प्लानिंग कमीशन में इकोनॉमिक्स को जगह मिला, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को जगह नहीं दी गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, कभी न कभी जो कसौटी थी उस पर हम खड़े नहीं उतरे। ये मेरा मानना है, आप मुझसे अलग मत रख सकते हैं, बट मेरा मानना है कि 1947 में हमें ये मौका मिला था। हम अपने आप को 50-52 तक आते आते हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। हम अपने देश को ये नहीं बता पाए, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को ये नहीं बता पाए कि हमारा भी इंपॉर्टेंस है। अब इकोनॉमिक्स के अलावा सोशल साइंस की किसी स्ट्रीम के लिए कोई जगह नहीं है उसमें। नीति आयोग में आज आप देखिए, कोई साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल साइंस, आर्ट्स की तरफ से कोई नहीं है। मुझे लगता है कि यह जो पूरा का पूरा 4 फेज ऑफ लॉकडाउन था और अभी जो 5वां फेज है, यह एक मौका अभी भी है जो हम 47 में नहीं कर पाए, जो 47 से 50 के बीच में नहीं कर पाए, हम 2020 से 2022 के बीच में कर सकते हैं। हम जितनी सोशल रियलिटी है, हार्ड कोर जो हमारा एम्पेरिकल डेटा ड्रिवन, थियरी ड्रिवन है ना, मॉडल्स जो हमारे सोशल साइंसेस के अलग अलग विधाओं में है, उनका हेल्प लेकर के हम अभी भी रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पॉपुलर राइटिंग लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, हम इतनी चीजें लिख सकते हैं, हम हजारों की संख्या में है ना, हजारों की संख्या में हम अगर हर रोज हम लिखना शुरू कर दें तो सरकार के और पॉलिसी मेकर्स के दरवाजे पर इतनी जोरदार दस्तक होगी कि वो एक बार रिकंसिडर करने को तैयार होंगे कि सोशल साइंटिस्ट को भी एक बार फिर से एक्नॉलेज किया जाए, उनकी मदद ली जाए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, देखिए बेंगलोर के कुत्ते को जगह मिल गई साइकोलॉजी टुडे में, पर हिंदुस्तान के किसी आदमी को नहीं मिली। हमारी इतनी सारी ग्राउंड रियलिटी में किसी एक रियलिटी को जगह नहीं मिली उसमें। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम लोगों में से किसी ने लिखा नहीं, कमी हमारे अंदर। तो हम ग्रुप भले बना लें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत जोरदार दस्तक दे पाएंगे। दस्तक देने का यही एक तरीका है। थैंक यू भैया। लीना, तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन है? नहीं, मेरे पास एक दो कॉम्प्लीमेंट्स है। नहीं डॉक्टर प्रमिला, मेरे पास तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो जरूर पढ़ना चाहूंगी। हमारे साथ एक हमारे पार्टिसिपेंट है मिस्टर यशराज सिंह, जिन्होंने कहा है कि इस प्रेजेंटेशन से उनकी कई भ्रांतियां दूर हुई हैं और उनका कहना है कि सर आपके इस प्रेजेंटेशन से मेरे अपने व्यवहार में काफी फर्क पड़ेगा। और हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने कि लिखा है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द इनवैल्यूएबल इनपुट्स on through the webinar. It feels great that such a conversation is taking place in our country. Thanks to the entire administration and organizing team. Thanks to Professor Bhushan. और काफी सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव, इस तरह के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज का जो हमारा ये सेशन रहा है प्रोफेसर भूषण के साथ में, वो हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े हैं उनके लिए यूजफुल और काफी हेल्पफुल रहा होगा। डॉक्टर प्रमिला, हम सेशन को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी प्रोफेसर भूषण से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को ही नहीं, बल्कि सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकर्स जितने भी, उन सबको एक दिशा निर्देशन देने का कार्य किया है। और अगर हम कुछ भी इसमें सार्थक कर पाए तो मुझे लगता है इस वेबिनार की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। थैंक यू लीना, अब इसको तुम इनकी तरफ ले जा सकते हो। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, और डॉक्टर प्रमिला का विशेष रूप से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है मुझे इस वेबिनार में लाने के लिए। और ये तमाम लोग जो एक्सेलेंट लिख रहे हैं,
मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि जो आपके मन में जो भी विचार आ रहे हो, आपकी जो भी सोच हो, आप भी इसको लिखिए, आप भी इसे लिखिए और आप भी इस चीज़ को लोगों को कम्युनिकेट कीजिए या आपके खुद के सोच को एक नया दिशा शायद इससे मिले और निश्चित रूप से दूसरों को तो डेफिनेटली इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। Thank you. पार्टिसिपेंट्स जिन लोगों ने अपना फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज वो एक बार अपना चैट बॉक्स को चेक करें और अपना फीडबैक फॉर्म 2 मिनट के अंदर भर लें। 2 मिनट के बाद हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स प्लीज जिन्होंने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फीडबैक फॉर्म भर लें। प्रमिला, अब मैं लॉग आउट कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रमिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और इस वेबिनार में जितने सारे लोग हम लोगों से जुड़े